Hello students, this is Abhishek Verma and welcome to our channel विद्यास्थली वाले सर। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर चैप्टर। जी हाँ, ज्योग्राफी के 4th चैप्टर एग्रीकल्चर की बात हम करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इसके पहले ज्योग्राफी के इस 4th चैप्टर के ऑलरेडी हम 8 वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं और आज हम लाए हैं 9th वीडियो लेक्चर इस चैप्टर का। जी हाँ स्टूडेंट, इसके पहले इन 8 वीडियो लेक्चर्स में जो भी हमने प्रीवियस चैप्टर कवर अप किया है उसमें हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग जैसे कि प्रिमिटिव इंटेंसिव फार्मिंग, प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग है ना, इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इनकी बात की है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने बात की थी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की, मेजर क्रॉप्स की इंडिया की, जिसमें हमने राइस, व्हीट यानी कि फूड क्रॉप्स की बात की है। उसके बाद हमने मिलेट्स भी देखे, मिलेट्स यानी कि ज्वार, बाजरा, रागी, इसकी बात की। उसके बाद हमने फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन जैसे कि शुगर केन, इस तरह के क्रॉप्स की बात की, जिसमें हमने बीवर्स क्रॉप, टी, कॉफी की भी बात की है स्टूडेंट। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज के स्टूडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की और साथ ही साथ बात करेंगे हम फाइबर क्रॉप्स की कि फाइबर क्रॉप क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो बहुत ज्यादा नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बनाइए। तो चलिए बिना कोई समय गवाए आज के इस अमेजिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, चलिए हम बात करते हैं हमारे आज के इस टॉपिक की। जी हाँ स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। जी हाँ स्टूडेंट, जैसे हमने फूड क्रॉप्स की बात की, जैसे हमने फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स की बात की, मिलेट्स की बात की, वैसे ही हमें बात करनी है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की। तो ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या है, चलिए देखते हैं। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का मतलब क्या स्टूडेंट्स, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको कहूं 2 लाइन में कि बिना डेफिनेशन के बताऊं तो वो फार्मिंग जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का कल्टीवेशन किया जाता है, ऐसी फार्मिंग जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाते हैं उसे हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कहते हैं। यानी वो क्रॉप जिसमें क्या उगाई जाती हैं, फ्रूट्स और तरह तरह की वेजिटेबल्स, तो उसे हम क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कहते हैं। तो चलिए आते हैं डेफिनेशन की तरफ। The type of farming in which the cultivation of both fruits and vegetables includes, ऐसा टाइप ऑफ फार्मिंग जिसमें क्या कल्टीवेशन किया जाता है, इन विच कल्टीवेशन ऑफ बोथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल दोनों का कल्टीवेशन किया जाए, उस टाइप ऑफ फार्मिंग को क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कहते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन ध्यान के रखनी है, वो टाइप ऑफ फार्मिंग जिसमें कल्टीवेशन किया जाता है फ्रूट्स का भी और वेजिटेबल्स का ही, उसे ही हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, फ्रूट्स के बारे में तो आप जानते हैं, एप्पल, बनाना, मैंगो है ना, इस तरह के फ्रूट्स। और वेजिटेबल्स की बात करते हो, वेरियस वेजिटेबल्स, कॉलीफ्लावर हो गया है ना, कैबेज हो गया, पोटैटो, टोमेटो, इस तरह के जो वेजिटेबल्स होती है, सब्जियां, हरी सब्जियां भी इसमें इंक्लूड है। तो इनका प्रोडक्शन ही क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कहलाता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया की पोजीशन क्या है, तो पूरे वर्ल्ड में 2008 का डेटा बता रहे हैं, 2008 तक के पूरे वर्ल्ड में इंडिया का रैंक जो था वो 2nd रैंक था। किस प्रोडक्शन में, टोटल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के प्रोडक्शन में। जी हाँ, सबसे ज्यादा सब्जियां और सबसे ज्यादा फ्रूट्स उगाने में इंडिया का रैंक जो है 2nd रैंक पर आता था, जस्ट आफ्टर चाइना। जी हाँ स्टूडेंट्स, इंडिया वाज ऑन 2nd पोजीशन इन प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के प्रोडक्शन में भारत जो है दूसरे स्थान पर आता था। इंडिया वाज ऑन 2nd पोजीशन इन प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इन द वर्ल्ड। तो ये बात होगी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की। और हम देखते हैं कि इंडिया कितना परसेंटेज, पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट प्रोड्यूस करता था, तो अबाउट 30%। कहा जाता है कि अबाउट 13% ऑफ वर्ल्ड्स वेजिटेबल्स, पूरी दुनिया में जितनी सब्जी उगाई जाती है उसमें से 13% अकेले कौन उगा रहा है, इंडिया। जी हाँ, अबाउट 13% ऑफ वर्ल्ड्स वेजिटेबल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इंडिया। अबाउट 13% ऑफ वर्ल्ड्स वेजिटेबल्स, पूरे दुनिया में जितनी सब्जियां उगाई जाती हैं उन सभी में से 13% वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां कौन उगाता है, अकेला भारत उगाता है। यानी कि अबाउट 13% ऑफ वर्ल्ड्स वेजिटेबल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इंडिया। ये बात हो गई। आगे देखिए, जिसमें से जो भी वेजिटेबल उगाते हैं, जिसमें 13% उगाते हैं, तो इन 13% में से कौन कौन से सब्जी आती हैं, किस प्रकार की सब्जियां उगाते हैं। तो एग्जांपल के रूप में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स या हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो इंडिया प्रोड्यूस करता है, उनमें से कुछ के नाम दिए, जैसे कि पी, मटर। जी हाँ, आपने स्टूडेंट इसको हमने पल्सेस में भी देखा था, पी को पल्सेस में भी देखा था ना। मटर का सब्जी भी होता है, हरे मटर का, और जब ये पक जाता है ना, हार्ड हो जाता है, उसको फिर दाल के रूप में बेचा जाता है। पी, कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर पता होगा, फूल गोभी, ओनियन, प्याज, कैबेज, बंद गोभी जिसे पत्ता गोभी भी कहते हैं, बंद गोभी भी कहा जाता है ना, टोमेटो पता ही होगा आपको, टमाटर, ब्रिंजल, बैंगन एंड पोटैटो यानी कि आलू। यानी इस तरह की मेजर वेजिटेबल जो है इंडिया में ग्रो की जाती है। इसके अलावा और भी कई तरह के वेजिटेबल्स हैं जो इंडिया में उगाई जाती है, जैसे कि रेडिश हो गया, कैरेट हो गया, बहुत सारी और भी। ठीक,
तो इन वेजिटेबल्स को उगाने में क्या कर लगता है, बहुत सारा हम कह सकते हैं एक लेबर वर्क लगता है, जिसमें सीजन का कोई बॉन्डेज नहीं है। स्टूडेंट्स, वेजिटेबल जो है वो शॉर्ट टाइम पीरियड में उग जाती है। वेजिटेबल क्रॉप ऐसा क्रॉप है जिसे खरीफ रबी इस तरह का पर्टिकुलर बॉन्डेज नहीं है, क्योंकि इसे कोई मॉनसून पे बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं रहना है। इसमें क्या किया जाएगा, इरिगेशन किया जाएगा और इसमें सुटेबल मैनेजमेंट किया जाता है ताकि अच्छे से क्रॉप उग पाए। स्टूडेंट्स, वेजिटेबल्स को उगाने के लिए क्या किया जाता है, कोई भी सीजन चुन लिया जाता है। किसी भी सीजन में सब्जियां उगाई जाती हैं, हर सीजन में उगाई जाती है इनफैक्ट, और स्पेशली मोस्टली तो जैद बहुत अच्छा सीजन होता है। क्यों? क्योंकि जैद जो है शॉर्ट टाइम का पीरियड होता है। तो जो भी किसान खरीफ फसल और रबी फसल उगा रहे हैं, यानी कोई किसान है अपने खेत में खरीफ क्रॉप लगाता है राइस, उसके बाद रबी क्रॉप लगाता है वीट, तो उसके पास ज़्यादा सीजन में कुछ समय बच जाता है, 2 मंथ्स 1.5 मंथ्स ऐसा 3 मंथ्स ऐसा कुछ समय बचता है। तो उस टाइम पीरियड को अच्छा बना सकता है, अपने क्रॉपिंग पैटर्न को थोड़ा सा रोटेशन में ला सकता है, चेंज कर सकता है, क्या उगा के, वेजिटेबल्स प्रोड्यूस करके, क्योंकि इन शॉर्ट टाइम पीरियड में वेजिटेबल्स आसानी से उग सकती हैं। तो इसीलिए फार्मर्स से सब करते हैं। इंडिया में और भी जैसे कि बॉटल गार्ड यानी कि लौकी, पंपकिन यानी कि कद्दू, इस तरह की सब्जियां भी उगाई जाती हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, मोस्ट सिंस वेजिटेबल्स, इसकी बात करते हैं सब्जियों की। सिंस वेजिटेबल्स, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं तो इसमें फ्रूट्स नहीं आ रहा। हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल्स भी है, फ्रूट्स भी है, ठीक। सिंस वेजिटेबल्स रिक्वायर लेस टाइम फॉर ग्रोथ, क्योंकि सब्जियां जो हैं वो कम समय लेती हैं ग्रोथ करने में, उगने में। दे कैन बी ग्रोन इन ज़ैद सीजन ऑल्सो, ये ज़ैद सीजन में भी उगाई जा सकती हैं। सिंस वेजिटेबल्स रिक्वायर लेस टाइम फॉर ग्रोथ, दे कैन बी ग्रोन इन ज़ैद सीजन ऑल्सो, वो ज़ैद सीजन में भी उगाई जा सकती हैं। और आगे हम देखें कि एग्जाम्पल, जैसे कि वेजिटेबल्स एग्जाम्पल तो हमने देखे, ये पी, कॉलीफ्लावर, ओनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। तो अब हम बात करते हैं फ्रूट्स के एग्जाम्पल की। तो फ्रूट जैसे कि बनानास, ऑरेंजेस, एप्पल एक्सेट्रा, प्लांटेशन क्रॉप, जितने भी आप देख पा रहे हैं, बनाना हो, ऑरेंज हो, एप्पल हो, इसके लिए पेड़ पे लगाना पड़ता है ना, पेड़ लगते हैं इसके लिए, ऐसा नहीं है कि पौधे पे लगेंगे। जी हाँ, बनाना का ट्री होता है, एप्पल का ट्री होता है, तो इस तरह के ट्री को प्लांटेशन क्रॉप कहा जाएगा, क्योंकि पेड़ लगा रहे हैं। पेड़ लगा रहे हैं मतलब क्या, प्लांटेशन, बागवानी करनी पड़ती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, और ये ईयरली क्रॉप भी हो जाते हैं कई बार। तो इंडिया प्रोड्यूसेस बोथ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट। जी हाँ, इंडिया में ट्रॉपिकल फ्रूट्स एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट भी, यानी कि ऐसे फ्रूट जो ठंडे टाइम, ठंडे इलाकों में, जैसे कि एप्पल हो गया, एप्रिकॉट हो गया, वॉलनट हो गया, इस तरह के जो फ्रूट्स हैं ये सब कहाँ उगते हैं, ठंडे इसमें, यानी हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। जबकि कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो हार्ड इलाकों में, हॉट इलाकों में उगते हैं, जैसे कि बनाना हो गया, पाइनएप्पल हो गया, और हम कह सकते हैं क्या, मैंगो हो गया, इस तरह के फ्रूट्स जो हैं, गुआवा, लीची वगैरह, ये सब बिहार में अधिकतर उग जाता है, बिहार यूपी में, तो इस तरह के फ्रूट भी उगाए जाते हैं। तो स्टूडेंट, पूरे इंडिया में केला, बनाना प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक जो है वो पूरे वर्ल्ड में 7th है, और इंडिया का जो स्टेट है बिहार, उसका फर्स्ट रैंक आता है बनाना प्रोडक्शन में। तो स्टूडेंट्स, ये बात की हमने हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की, हमने देखा कि वो क्रॉप जिसमें, वो टाइप ऑफ फार्मिंग जिसमें कल्टीवेशन किया जाता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दोनों का, द टाइप ऑफ क्रॉप इन विच द कल्टीवेशन ऑफ बोथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज डन या इंक्लूड्स इज नोन एज हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। और इंडिया का रैंक क्या था पूरे वर्ल्ड में, 2nd पोजीशन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में। पूरे वर्ल्ड के 13% वेजिटेबल कौन उगाता है, अकेला इंडिया उगाता है। वेजिटेबल जैसे कि हमने बात की, कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, पी, ओनियन है ना, ब्रिंजल, टोमेटो, पोटैटो, इस तरह के वेजिटेबल्स कौन उगाता है, इंडिया के लोग उगाते हैं, इंडिया के फार्मर्स उगाते हैं, इंडिया के मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। और स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि इंडिया में जो भी फ्रूट वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं वो वेजिटेबल्स शॉर्ट टाइम में उग सकते हैं, क्योंकि इस पे कोई सीजन का बॉन्डेज नहीं होता है, बहुत कम समय में उग जाता है। बहुत कम समय मतलब 1.5 और 2 मंथ्स में उग जाता है। इसलिए किसान क्या करते हैं, जनरली ज़ैद सीजन में ही क्रॉप उगाते हैं। कौन सी क्रॉप, ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप, यानी कि वेजिटेबल्स। इंडिया में तरह तरह के फ्रूट भी मिलते हैं, जैसे कि हमने बात की बनाना, ऑरेंजेस, एप्पल, इस तरह के फ्रूट मिलते हैं। और ये फ्रूट सारे क्या है, प्लांटेशन क्रॉप है, क्योंकि पेड़ पर उगते हैं, इसके लिए बागवानी करनी पड़ती है। और तो स्टूडेंट, इंडिया में दोनों तरह के फ्रूट्स, यानी कि ट्रॉपिकल एरियाज के और सब ट्रॉपिकल के, यानी ठंडे प्रदेशों के और गर्म प्रदेशों के, दोनों के फ्रूट्स उगते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बात होगी किसकी, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। स्टूडेंट्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को पढ़ लेने के बाद अब हम बात करेंगे दूसरे नॉन फूड क्रॉप्स की, जैसे कि रबर हो गया और दूसरे भी टाइप्स के, जो भी जूट हो गया, इस तरह के जितने भी नॉन फूड क्रॉप्स है, चाहे वो फाइबर क्रॉप्स है या कोई दूसरे क्रॉप्स हो, उनकी बात हम करने वाले हैं। यानी अभी तक ग्रेन्स, बीवर्स, फूड वगैरह सब हो गया है। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, नॉन फूड क्रॉप्स की, ऐसे क्रॉप जिन्हें हम खाने के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उनकी बात हम करेंगे। जैसे कि जूट हो गया, फाइबर में कॉटन हो गया, है ना, इनकी बात हम करेंगे। तो स्टूडेंट, चलिए सबसे पहले हम
हम बात कर लेते हैं नॉन फूड क्रॉप्स की, जो कि है रबर। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। स्टूडेंट, जैसा आप रबर को जानते हैं कि रबर जो है वो ट्री से मिलता है। रबर जो है, नेचुरल रबर कहाँ से मिलता है, ट्री से। और ट्री का जो क्रॉपिंग है वो किस में आती है, प्लांटेशन में। जी हाँ, अगर ट्री का क्रॉप आप लगाते हैं तो किस में जाता है, प्लांटेशन में जाता है। तो वही बात हमें यहाँ बताई गई है। रबर इज मेनली इक्वेटोरियल क्रॉप बट ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज अंडर स्पेशल कंडीशन। स्टूडेंट्स, कहा यह गया है कि रबर जो मेनली तो इक्वेटोरियल क्रॉप है, मतलब वो इक्वेटर वाले लाइन पर, यानी अर्थ के बीच में से जो इक्वेटर जाता है ना हमारे कंट्री के बीच से, उस एरिया में क्या है, ये क्रॉप है, वहां पे उगने वाली क्रॉप है ना। इट इज ए इक्वेटोरियल क्रॉप मेनली। लेकिन फिर भी ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी अच्छे से उग सकता है, कुछ इस खास कंडीशन में, स्पेशल कंडीशन, जैसे कि फर्टाइल सॉइल, रेन, टेम्परेचर, ये खास कंडीशन रही तो उग जाएगा वहां भी। इक्वेटोरियल में तो उगता ही उगता है, वही मेनली उगता है, लेकिन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में भी उग सकता है अगर कुछ खास कंडीशन प्रोवाइड की जाए तो क्या खास कंडीशन प्रोवाइड की जाएंगी वो हम इसमें पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि रबर इज मेनली इक्वेटोरियल क्रॉप बट ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज अंडर स्पेशल कंडीशंस। ठीक। दूसरी बात, इंडिया रैंक्स ऑन 4th पोजीशन इन द वर्ल्ड इन प्रोडक्शन ऑफ रबर। जी हाँ, पूरे विश्व में नेचुरल रबर प्रोडक्शन में इंडिया का जो रैंक है वो क्या है, 4th पोजीशन पे है। इंडिया रैंक्स ऑन 4th पोजीशन इन द वर्ल्ड इन प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रबर। जी हाँ, प्राकृतिक रबर की उत्पादन में भारत का जो स्थान है पूरे विश्व में वो 4था स्थान है, 4th रैंक है। और इसकी जो कंडीशन है ग्रोइंग, जैसे कि इसको सॉइल क्या चाहिए, इसको फर्टिलिटी कैसे चाहिए, इसको इरिगेशन कैसा चाहिए, रेन कितनी चाहिए, टेम्परेचर क्या चाहिए, उसकी बात हम करेंगे। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, इट ग्रोज बेस्ट, ये सबसे अच्छा किसमें उग पाता है, वेल ड्रेन लेटेराइट और लूमी सॉइल। जी हाँ, इट ग्रोज बेस्ट इन वेल ड्रेन लेटेराइट और लूमी सॉइल। जी हाँ, तो रबर के बारे में याद रखिए, इट ग्रोज बेस्ट, बहुत अच्छा उगता है किसमें, वेल ड्रेन लेटेराइट, यानी जिसमें अच्छा सा पानी हो, वेल ड्रेन, इरिगेशन अच्छा हो, वेल ड्रेन्ड लेटेराइट और लूमी सॉइल। या तो लेटेराइट सॉइल चाहिए या लूमी सॉइल चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि वो क्या होना चाहिए, वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, अच्छे से सिंचाई, ढेर सारा उसमें बढ़िया पानी होना चाहिए, तभी वो अच्छे से उग पाएगा। यानी कि इसको रेनफॉल ज्यादा चाहिए होगा क्योंकि वेल ड्रेन्ड बात का यही है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आगे देखिए, इट रिक्वायर मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इसे क्लाइमेट कैसा चाहिए, मॉइस्ट और ह्यूमिड चाहिए, खुश्क चाहिए और थोड़ा सा ह्यूमिड, यानी कि कह सकते हैं गर्म वातावरण भी हल्का सा चाहिए इसे, है ना। इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विथ मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल। जी हाँ, इसका रेनफॉल कितना चाहिए, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, और टेम्परेचर भी चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा। तो कंडीशन क्या है, इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विथ मोर देन 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल एंड टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो याद रखिए, टेम्परेचर कितना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा, और रेनफॉल कितना चाहिए, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा। तो अगर ये कंडीशन है तो रबर अच्छा उग पाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 4 कंडीशन याद रखेगा। एक तो पहला वेल ड्रेन्ड लूमी या फिर लेटेराइट सॉइल चाहिए, दूसरा कि मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, तीसरा कि रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा चाहिए, और चौथा टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा चाहिए। तो ये 4 कंडीशन अगर मिलेंगी, स्पेशल कंडीशन है ये, तो जाके रबर जो है इक्वेटोरियल के अलावा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में अच्छे से उग पाएगा। इन्हीं स्पेशल कंडीशंस की बात की जा रही थी स्टूडेंट्स। जी हाँ, रबर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है। इवन रबर जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज का बेस है, यानी कि जितनी बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होंगी, जैसे टायर की इंडस्ट्री होगी, रबर की इंडस्ट्री होगी, इलास्टिक वाली इंडस्ट्री होगी, वो मेनली रबर के ऊपर डिपेंड है रॉ मटेरियल के रूप में। जी हाँ, तो रबर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है इंडस्ट्रीज के लिए। इट इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज, है ना। इट इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। स्टूडेंट्स, ये कुछ इंडिया के मेन पार्ट्स में ज्यादा उगता है, कुछ ऐसे इलाकों जहाँ पे ज्यादा उगता है, उन्हीं पार्ट्स की हम बात करते हैं। इट मेनली ग्रोज इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एज वेल एज इन गारो हिल्स ऑफ मेघालय। जी हाँ, गारो हिल्स ऑफ मेघालय में भी पाया जाता है, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हो गए, साथ ही साथ गारो हिल्स ऑफ मेघालय, यहाँ भी रबर उगाया जाता है, पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ खास बातें हमने देखी कि जो रबर है वो मेनली इक्वेटोरियल क्रॉप है, लेकिन फिर भी वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में उग सकता है अंडर स्पेशल कंडीशंस। पहली बात हो गई। दूसरी बात ये कि रबर प्रोडक्शन में इंडिया का जो रैंक है वो पूरे वर्ल्ड में 4th पोजीशन पे है। जी हाँ, 2010-11 के हिसाब से जो इंडिया का रैंक है रबर, नेचुरल रबर प्रोडक्शन में, वो 4th रैंक है। चौथी खास बात ये कि जो भी रबर प्रोडक्शन है, नेचुरल रबर के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, अगर करना है तो जो रबर है वो सबसे अच्छा उगता कहाँ है, इट रिक्वायर्स वेल ड्रेन्ड
लेटराइट और लूमी सॉइल, जी हाँ, इसे वेल ड्रेन अच्छे से सिंचा हुआ लेटराइट या फिर लूमी सॉइल चाहिए। साथ ही साथ इसे जो कंडीशन चाहिए वो कैसी, मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल चाहिए और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, तब जाके क्या हो पाएगा, रबर अच्छे से उग पाएगा। और रबर जो है बहुत से इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल अभी हमने देखा, और देखा कि तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार आइलैंड्स और गारो हिल्स जो मेघालय के, वहां पर रबर जो अच्छे से प्रोडक्शन हो पाता है। तो स्टूडेंट्स ये बात कर ली हमने किसकी, रबर की, जो कि पहला नॉन फूड क्रॉप है। स्टूडेंट्स अब बनेंगे हमारे अगले फाइबर क्रॉप्स की, जो कि हैं कॉटन, जूट, सिल्क, इस तरह के क्रॉप्स की हम बात करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्या है नॉन फूड क्रॉप्स यानी कि फाइबर क्रॉप्स। सो स्टूडेंट्स नॉन फूड क्रॉप्स में हमें बात करनी है फाइबर क्रॉप्स की, जी हाँ। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। फाइबर क्रॉप्स का मतलब होता है वो क्रॉप जिनसे फाइबर, धागा, तंतु बनाया जाता हो, जी हाँ। फाइबर क्रॉप्स का मतलब वो क्रॉप जिनसे क्या फॉर्म होता हो, थ्रेड फॉर्म होता हो, इनसे क्या फॉर्म होता हो, थ्रेड या फिर फाइबर, तो उसे हम क्या कहते हैं, फाइबर क्रॉप्स कहते हैं। स्टूडेंट्स टोटल 4 तरह के फाइबर क्रॉप्स इंडिया में नेचुरली रेयर किए जाते हैं, जैसे कि कॉटन, आपने नाम सुना होगा, जूट, हेम्प, और चौथा जो है वो है नेचुरल सिल्क। क्या है, नेचुरल सिल्क। तो स्टूडेंट्स ये 4 तरह के नेचुरल फाइबर्स पाए जाते हैं, जी हाँ, कॉटन, जूट, हेम्प, नेचुरल सिल्क। स्टूडेंट्स फाइबर क्रॉप का मतलब भी आप समझ लीजिए, फाइबर, फाइबर मतलब होता है हिंदी में इसको तंतु बोलते हैं। क्या कहते हैं इसे, तंतु, यानी कि जो धागे की तरह ऐसा तन जाए ना, उससे बोलते हैं थ्रेड, यानी थ्रेड, फाइबर, धागा, यही फाइबर क्रॉप है। अब एक क्रॉप क्या होती है, खेत में उगाई जाती है, इसे फाइबर ऑप्टेन किया जाता है, डायरेक्टली नहीं, ठीक। तो 4 तरह के मेनली हैं, कॉटन, जूट, हेम्प, नेचुरल सिल्क, है ना, इस तरह के हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो 3 क्रॉप्स हैं, ये जो 3 क्रॉप्स हमें दिखाई दे रही है, ये 3 क्रॉप जो हैं, ये क्रॉप्स ग्रोन इन सॉइल, है ना, क्रॉप्स ग्रोन इन सॉइल, है ना, उससे ऑप्टेन किए जाते हैं। इसकी क्रॉप्स जो है सॉइल में लगाई जाती है। जबकि जो चौथा है, ये चौथा जो है नेचुरल सिल्क, ये क्या है, ये ऑप्टेन होता है किससे, कोकून ऑफ सिल्क वर्म, जी हाँ, कोकून्स ऑफ सिल्क वर्म, जी हाँ, सिल्क वर्म यानी कि रेशम का जो कीड़ा होता है उससे ऑप्टेन होता है, कोकून्स ऑफ सिल्क वर्म। अब एक कोकून ऑफ सिल्क वर्म जो है वो फीड करता है किसके ऊपर, स्पेशली फीड ऑन मलबरी ट्री, जी हाँ, मलबरी ट्रीज के लीव्स पर, मलबरी लीव्स, है ना, इस पे करता है। तो स्टूडेंट क्या किया जाता है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पे 4 टाइप के फाइबर क्रॉप लिखे हुए हैं। इंडिया में जो भी फाइबर क्रॉप है वो टोटली 4 से ऑप्टेन किया जाता है, कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क से। तो इसमें से जो 3 है, फर्स्ट 3 जो है कॉटन, जूट और हेम्प, ये क्या है, ऐसे क्रॉप हैं जो सॉइल में लगाई जाती है, इनका कल्टीवेशन होता है, इसे खेत में लगाया जाता है, इसमें से प्लांट उगता है, उस प्लांट में से क्या करते हैं हम, इन फाइबर्स को ऑप्टेन करते हैं। वो कैसे करते हैं हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे, बट इसमें से जो चौथा वाला है नेचुरल सिल्क, वो प्लांट से ऑप्टेन नहीं होता, जनरली वो ऑप्टेन किया जाता है कोकून्स से। कोकून समझते हैं ना आप, गोल कलर का ऐसा, जिसमें से समझ लीजिए आप, कीड़े जो अंडे देते हैं ना, सिल्क वर्म जो अंडा देता है वो इस तरह से होता है, गोल कोकून। वो क्या करता है, कीड़ा, जो सिल्क वर्म कीड़ा होता है ना, जो सिल्क वर्म कीड़ा होता है वो क्या करता है, अपने थूक से क्या करता है, अब जो अंडे देता है, जो बच्चा देता है, उसको अपने थूक से ऐसा कवर करते जाता है। तो उसका जो थूक होता है, यानी कि सलाइवा, इसकी बात कर रहे हैं, वो सलाइवा उसको पूरा घेर देता है, ऐसे धागे धागे जैसा घेर देता है। आपने मांझा देखा होगा, पता नहीं बंडल कैसा बंधा होता है, बिल्कुल वैसा घेर देता है। फिर बाद में जब इस कोकून को गर्म पानी में डालते हैं तो उसमें से धागा अलग अलग होने लगता है, तो उस धागे को खींच खींच के अलग करके ऐसा सेपरेट करके बांध देते हैं, बंडल बना लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये जो कोकून है, ये कोकून है और ये सिल्क वर्म है, सिल्क वर्म। और इस सिल्क वर्म कहाँ पे जिंदा रहता है, मलबरी ट्रीज पे, जी हाँ, मलबरी ट्री की पत्तियां खाता है, उस पे जिंदा रहता है और वो कोकून बनाते रहता है। तो उसी कोकून से हम सिल्क ऑब्टेन करते हैं। तो ये तो बात होगी स्टूडेंट सिल्क की, है ना। ये जो नेचुरल सिल्क है, इसके लिए सिल्क वर्म रियर करना पड़ता है। सिल्क वर्म रियर मतलब रेशम का कीड़ा पालना पड़ता है, सिल्क वर्म रियरिंग बोलते हैं जिसको। फिर इस प्रोसेस को प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। जी हाँ स्टूडेंट, को क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। यानी सिल्क वर्म रियरिंग करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, सेरीकल्चर। जैसे कि मछली पालन करते हैं तो पिसीकल्चर, वैसे ही जो नेचुरल सिल्क वर्म रियरिंग करेंगे तो सेरीकल्चर। स्टूडेंट्स कई नाम है ऐसे, जैसे अगर हम हनी बी रियरिंग करते हैं तो उसको एपीकल्चर बोलते हैं, अगर हम सिल्क वर्म रियरिंग करते हैं तो सेरीकल्चर बोलते हैं, मछली पालन फिश रियरिंग करते हैं तो उसको पीसीकल्चर बोलते हैं, हम फ्रूट्स वेजिटेबल उगाते हैं तो उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। जी हाँ, अभी हमने जस्ट पढ़ा। ऐसे कई तरह के हैं जिनका खेती करने से उसको एक अलग सेपरेट नाम दिया गया है। तो ये आप ध्यान में रखिए, इस तरह से काम किया जाता है। इस तरह से फाइबर क्रॉप से इंडिया में
तीन मेनली जो है नेचुरली ग्रोन होते हैं सॉइल में, और चौथा जो है वो हम सिल्क वॉर्म के कोकून से प्राप्त करते हैं, है ना। तो नेचुरल सिल्क जो है वो सिल्क वॉर्म के कोकून से मिलता है, जिस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। और ये सिल्क वॉर्म जो है वो रेशम का जो कीड़ा है वो मलबेरी ट्रीज की पत्तियां खाकर जिंदा रहता है, कोकून बनाता है, और उसी कोकून से हम सिल्क निकालते हैं। स्टूडेंट्स, फाइबर क्रॉप्स में कॉटन, जूट और हेम्प है, कॉटन, जूट, हेम्प इस तरह, ठीक। आपने स्टूडेंट्स इसके पहले भी जाना होगा कि कॉटन क्या होता है, जूट क्या होता है, हेम्प आपने नहीं सुना होगा। हेम्प पे भी क्या है, वो पेड़ जो होता है, तना जो होता है उसका स्टीम में से उसके क्या होते हैं, रेशे निकलते हैं, उससे रस्सी वगैरह बनती है। स्टूडेंट, जूट को तो आप जानते हैं, जूट की बोरी जो होती है हमने देखा है, और कॉटन से तो आप भली भांति परिचित हैं। और स्टूडेंट्स, एक और फॉर्म ऑफ फाइबर आजकल चल रहा है इंडिया में, जी हाँ। क्या किया जाता है, केले का जो पेड़ का तना होता है, केले का जो केले का जो पेड़ है उसका जो लीव्स होती है, बार्क आपने देखा होगा ऐसा निकलता है, तो उस बार्क को क्या करते हैं, एक कंघी टाइप डिवाइस होता है, कंघी टाइप ऐसा होता है, तो कंघी जैसा होता है, ठीक है, ऐसे उसके दांत होते हैं लोहे के, तो क्या करते हैं, इसे घिसते हैं जोर जोर से, तो क्या होता है, वो केले का पेड़ का जो छिलका है वो पूरा, है ना, वो ट्रंक, वो क्या करते हैं, बारीक बारीक से रेशों में बढ़ जाता है। जैसे बालों में जो लंबे बाल होते हैं गर्ल्स के, वो कैसे कंघी करते हैं, तो कंघी करने से कैसा हो जाता है, वो पूरी तरह से बाल से स्ट्रेट होते हैं, तो वैसे ही बिल्कुल वो होते जाते हैं कि रेशा अलग निकलता है। तो इस तरह के रेशेस को भी आजकल थ्रेड का फॉर्म दिया जा रहा है, यानी एक अलग फॉर्म जो है थ्रेड का। तो ये इतना नेचुरल और उतना प्रचलन में है ना, इतना फेमस तो नहीं है, फेमस तो कॉटन, जूट, हेम्प है और सिल्क है, लेकिन ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, अच्छा विकल्प हो सकता है। बनाना तो मिलेगा, साथ ही साथ हमें ये भी मिल सकता है, थ्रेड भी मिल सकता है। तो ये बात होगी स्टूडेंट फाइबर क्रॉप्स की। तो हम बात कर रहे हैं नॉन फ्रूट क्रॉप्स के अलावा दूसरे क्रॉप्स की, जो कि हैं क्या, फाइबर क्रॉप, है ना। अब हम बात करेंगे फाइबर क्रॉप के पहले टाइप की, तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, फाइबर क्रॉप का इंट्रोडक्शन ले लेने के बाद अब हम बात करेंगे हमारे सबसे पहले इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप की, तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप है कॉटन, जी हाँ, कॉटन यानी कि कपास, जिसे हिंदी में रुई भी कहा जाता है। कॉटन मीन्स कपास, या फिर हिंदी में रुई भी कहा जाता है। तो कॉटन क्या है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम आपको देते हैं। स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस क्लास के हिस्ट्री में अक्सर पढ़ा होगा कि कॉटन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप था इंडिया में, है ना। और फॉरेन कंट्रीज के जो लोग यानी कि इन्वेडर, जैसे कि ब्रिटिशर्स हो गए, और हम फ्रेंच की बात करें, ये लोग हमारे यहाँ से कॉटन लेने के लिए ज्यादा आते थे, जी हाँ। ये कॉटन का बहुत ज्यादा इंडिया से इम्पोर्ट करते थे, और हम इंडियंस के कॉटन जो है बेस्ट क्वालिटी का है, जी हाँ। इंडिया में जो कॉटन पाया जाता है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का है। और तो स्टूडेंट, ये भी माना जाता है कि कॉटन का जो प्लांट है वो ओरिजिनली इंडिया को ही बिलोंग करता है, यानी पहली बार कॉटन के पौधे इंडिया में थे, यहीं से कॉटन लगना शुरू हुआ, यहीं से कॉटन पूरे विश्व में फैला। तो माना जाता है कि कॉटन जो ओरिजिनली कहाँ का है, इंडिया का है। तो चलिए हम देखते हैं। इंडिया इज बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन, जी हाँ, इंडिया को कॉटन का ओरिजिनल होम कहा जाता है। इंडिया इज बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन, ऐसा माना जाता है कि कॉटन का जो ओरिजिनल होम है, यानी कॉटन जो है शुरुआत से जहां पाया जाता है वो क्या है, हमारा इंडिया ही है। दूसरी बात, कॉटन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है रॉ मटेरियल, किसके लिए, इंडस्ट्रीज के लिए। कौन सी इंडस्ट्री, स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए, जी हाँ। कॉटन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। उसी की बात करते हैं, देखिए, कॉटन, इंडिया इज बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन। दूसरी बात, इट इज ऑल्सो अ मेजर रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जी हाँ। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए कॉटन जो है एक मेजर रॉ मटेरियल, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है और कॉटन ही नहीं है, तो इंडस्ट्री में कैसे काम होगा, इंडस्ट्री चलेगी कैसे, तो कॉटन जो है सबसे इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है। पूरे वर्ल्ड में स्टूडेंट इंडिया जो है सेकंड रैंक पे आता है कॉटन प्रोडक्शन में, जी हाँ। इंडिया वाज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड इन 2008 आफ्टर चाइना। चाइना के बाद भारत का जो है रैंक पूरे वर्ल्ड में दूसरा आता है, क्या प्रोड्यूस करने में, कॉटन प्रोड्यूस करने में। इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड इन 2008 जस्ट आफ्टर चाइना। जी हाँ स्टूडेंट्स, पूरे विश्व में कॉटन प्रोड्यूस करने में, हम सिर्फ कॉटन अपने लिए प्रोड्यूस नहीं करते, हम बहुत सारा कॉटन विदेशों में क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, भेजते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के कॉटन की डिमांड बहुत ज़्यादा है। इंडियन कॉटन की क्वालिटी जो है बेस्ट क्वालिटी होती है, यानी बहुत अच्छा कॉटन होता है, जिसके बहुत अच्छे क्लॉथ्स कपड़े बनते हैं, जिसके कारण इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, खासकर यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो यूरोप के लोग इंडिया से बहुत सारा कॉटन क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और हम लोग कॉटन एक्सपोर्ट करके उन्हें देते हैं। कॉटन ग्रोथ इज गुड इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेटू। जी हाँ स्टूडेंट्स, कॉटन जो है सबसे अच्छा उगता है ड्रायर पार्ट्स में। ड्रायर मतलब सूखे इलाकों में, जिन इलाकों में सूखा है, मीन्स जिन इलाकों में ज्यादा बारिश नहीं होती और वहां पर जो सॉइल है ब्लैक है,
और डेक्कन प्लेटू का जो पूरा एरिया है हमको पता है, डेक्कन प्लेटू का एरिया जो है वो पूरा क्या है, ब्लैक सॉइल से भरा पड़ा है, जहां वोल्केनिक इरप्शन से सॉइल बनी है। और ब्लैक सॉइल में सबसे अच्छा ग्रोथ होता है किसका, कॉटन का। स्टूडेंट्स, कॉटन जो एक ऐसा ट्री है जिसे ट्री मतलब प्लांट हम कह लें, कॉटन एक ऐसा ट्री प्लांट है जो जिसे पानी ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन उसे थोड़ा थोड़ा पानी बहुत लंबे समय तक चाहिए। यानी कि कॉटन को रेनफॉल तो चाहिए कम, लेकिन साथ ही साथ उसे इरिगेशन भी चाहिए। मीन्स अगर इरिगेशन नहीं मिल रही है तो उसे ऐसा सॉइल चाहिए जो पानी सोख कर रखे। तो जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि ब्लैक सॉइल जो है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। यानी काली मिट्टी जो होती है, ब्लैक सॉइल, वो पानी को बहुत लंबे समय तक सोख के अपने अंदर रखती है, ताकि क्या हो, प्लांट को, कॉटन के प्लांट को पानी धीरे धीरे मिलता रहे। इसलिए कॉटन जो है ब्लैक सॉइल में अच्छा उग पाता है, क्योंकि ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। जी हाँ, जो ब्लैक सॉइल होती है उसे ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं, क्योंकि उसमें कॉटन बहुत अच्छा उगता है, इसलिए उसे कॉटन का नाम भी दे दिया गया स्टूडेंट्स। जी तो याद रखिएगा, कॉटन ग्रोथ इज गुड इन ड्राइड पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेटू। जी हाँ, डेक्कन प्लेटू की जो ब्लैक सॉइल है उसे ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं। क्यों, मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि ब्लैक सॉइल में कॉटन जो बहुत अच्छा उग पाता है, इसलिए ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल कह देते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली किसकी, कॉटन के ग्रोथ की, कहाँ अच्छा है, ड्रायर पार्ट्स में, सूखे वाले इलाकों में। ठीक, दूसरा बात करते हैं, इसको क्या टेम्परेचर चाहिए, क्या रेनफॉल चाहिए, इसकी बात हम करते हैं। तो इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर लाइट रेनफॉल। जी हाँ, इसे क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर, बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा गर्मी वाला टेम्परेचर चाहिए, यानी अबव 25-30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर का टेम्परेचर इसको चाहिए। लाइट रेनफॉल यानी हल्की बारिश चाहिए, और इरिगेशन, बारिश नहीं है तो इसको इरिगेशन भी दे सकते हैं थोड़ा थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, यानी 210 ऐसे दिन चाहिए जो फ्रॉस्ट फ्री, यानी कि कोहरे से भरे ना हो, यानी 200 दिन कोहरा फ्री हो, यानी किसी भी तरह का कोहरा ना गिरता हो, फॉग ना हो, जिससे जो बहुत चारों तरफ जो मॉइस्चर होता है वो प्लांट्स को खराब कर देता है, लीव्स के ऊपर, लीव्स सड़ने लगती हैं, प्लांट सड़ने लगता है। तो ऐसा दिन चाहिए, 210 दिन ऐसे चाहिए जो फ्रॉस्ट फ्री हो। यानी स्टूडेंट्स, अगर हम नॉर्थ की पार्ट की बात करें, यानी बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, तो इन इलाकों में ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। तो ठंड ज्यादा पड़ती है तो यहाँ पर धूप ज्यादा नहीं निकल पाती, यानी 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज नहीं मिल पाते, तो वहां पे कॉटन नहीं उग पाता। कॉटन के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर हाई चाहिए। तो हाई टेम्परेचर कहाँ मिलेगा, राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, थोड़ा सा महाराष्ट्र में। ठीक, यहाँ हाई टेम्परेचर भी है, हल्की बारिश भी होती है, साथ ही साथ ब्लैक सॉइल भी, क्योंकि ये डेक्कन का पार्ट है, और साथ ही साथ यहाँ पे 210 से ज्यादा फ्रॉस्ट फ्री डेज भी मिलते हैं, और ब्राइट सनशाइन यानी चिलचिलाती धूप भी होती है, ब्राइट सनशाइन भी होता है, ताकि उसका ग्रोथ अच्छे से हो पाए। तो यहाँ पर आपको पता चलता है कि कॉटन के जो कंडीशन रिक्वायर्ड है ग्रोइंग, वो क्या है। इसके लिए क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। तो ये सारी कंडीशन रिक्वायर्ड हैं किसके लिए, कॉटन सॉइल के लिए, कॉटन के प्लांट के लिए। ठीक है, और कॉटन क्या है, खरीफ क्रॉप है, जिससे कम से कम 6 से 8 महीने लगते हैं पूरी तरह से मैच्योर होने में। यानी कॉटन प्लांट लगाने के बाद कॉटन बर्ड्स आने में, उसमें कॉटन का फूल आने में कितना समय लगता है, 6 से 8 महीने लगते हैं। यानी कि इट इज ए खरीफ क्रॉप एंड इट रिक्वायर्स 6 to 8 months टू मैच्योर। यानी खरीफ प्लस रबी मिला के हो जाता है, यानी जैद तो नहीं इसमें प्लस, लेकिन खरीफ और रबी मिला के। यानी जब रबी क्रॉप्स यानी कि फरवरी मार्च में जब हटाना शुरू करते हैं, तब जनवरी फरवरी में क्या होता है, कॉटन की फसल निकलने लगती है। कॉटन को स्टूडेंट्स व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। कॉटन जो है बहुत महंगा बिकता है, बहुत ही चमकदार होता है, शाइनी ब्राइट होता है, इसलिए उसे व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि सफेद सोना। कॉटन इज नोन एज व्हाइट गोल्ड, या फिर जिसे सफेद सोना कहते हैं। स्टूडेंट्स, इंडिया के बहुत से ऐसे पार्ट, जैसे कि जो ड्रायर पार्ट्स हैं, जहां पे ब्लैक सॉइल भी है, ड्रायर पार्ट्स हैं, लाइट रेनफॉल है, हाई टेम्परेचर है। यहाँ टेम्परेचर हाई चाहिए, ज्यादा धूप पड़ती हो, बहुत ज्यादा गर्मी हो, साथ ही साथ बारिश थोड़ी कम ही होती हो, हल्की बारिश होती हो, और ब्लैक सॉइल मिलती हो, डेक्कन पार्ट में ब्लैक कॉटन सॉइल मिलती हो। तो इन इलाकों में क्या हो सकता है, कॉटन उग सकता है। खासकर 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज भी चाहिए इसे, है ना। 4 कंडीशन चाहिए, हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। ये 4 कंडीशंस होगी तो कॉटन अच्छा उग पाएगा। तो हम बात करें ये कंडीशन किन स्टेट्स में देखने मिलती है, तो स्टूडेंट्स मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज आर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। जी हाँ, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स में उग पाती है। मेजरली जो है महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये बहुत फेमस है। जी हाँ, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से बहुत ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस होता है। बाकी थोड़ा मोड़ा हम कह सकते हैं 30% कॉटन प्रोड्यूस होता होगा किसी और स्टेट में, इन सारे स्टेट में, लेकिन अकेला 70% कॉटन महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी मिलकर प्रोड्यूस कर देते हैं। इन स्टेट्स में ज्यादा इससे प्रोड्यूस होता है क्योंकि यहाँ पर ब्लैक सॉइल ही है, यहाँ पर 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज भी मिलते हैं। यहाँ पर क्या होता है,
लाइट रेनफॉल होती है, टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, इसी कारणवश यहाँ पर ज़्यादा क्या मिलता है, कॉटन ग्रोथ कर पाता है। तो स्टूडेंट्स आपको खास बात क्या ध्यान रखनी है कि इंडिया का कॉटन जो है बेस्ट क्वालिटी का है, ओरिजिनल होम माना जाता है इंडिया कॉटन का। और कॉटन जो है वो किस प्रकार कॉटन प्रोडक्शन में जो रैंक है इंडिया का, वो सेकंड पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में 2008 में आफ्टर चाइना। और तो और स्टूडेंट्स कॉटन जो है रॉ मटेरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट किसके लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए, है ना। और कॉटन जो सबसे अच्छा उगता है ब्लैक कॉटन सॉइल में, खासकर ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल इन डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू में ब्लैक सॉइल है तो उन्हीं ड्रायर पार्ट में ज्यादा उगता है अच्छा कॉटन। और कॉटन की कंडीशन जो हमें देखी, ग्रोइंग कंडीशन जो है वो क्या है, हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। इससे कॉटन अच्छा उग पाता है। कॉटन जो है एक खरीफ क्रॉप है और उसे कितना टाइम लगता है, 6 से 8 महीने लगते हैं मैच्योर होने में। और स्टूडेंट्स कॉटन को व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, ऐसा हमने पढ़ा, कॉटन इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट गोल्ड। और हम देखें कि इन स्टेट्स में ज्यादा पाया जाता है तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, है ना, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश के इन कुछ पार्ट्स में भी कॉटन उग जाता है। तो स्टूडेंट्स ये बात की हमने पहले फाइबर क्रॉप की जो कि है कॉटन। स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स इसी तरह से हमारे वीडियोस को देखते रहिए और आप नोट्स प्रिपेयर करते चलिए ताकि आपके पास एक नोट का बंच प्रिपेयर हो जाए फाइनली पूरे चैप्टर का। स्टूडेंट्स आने वाले अपने 10th वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी, जूट क्रॉप की, जूट फाइबर क्रॉप क्या है। और हम स्टार्टिंग करेंगे एग्रीकल्चर रिफॉर्म की, एग्रीकल्चर रिफॉर्म क्या होता है। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहिए और देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।